8 जनवरी 2026 को एमजी रोड एक डरावनी खामोशी के साथ जागी। रॉयल जूल्स, दशकों से एक भरोसेमंद नाम, ब्रूटली लूट लिया गया था। दुकान का शटर मुड़ा हुआ खुला था, कांच टूटा हुआ था और वेलवेट ट्रे फर्श पर खाली पड़े थे। इस केओस के बीच मालिक रमेश गुप्ता बेहोश मिले। उनके सिर के चारों ओर खून जमा हुआ था। जिंदा थे, लेकिन मुश्किल से। पैरामेडिक्स ने जल्दी काम किया, जबकि पुलिस ने तबाह हुई दुकान को घेर लिया। हमले की खबर तेजी से फैली, जिससे समुदाय शॉक्ड रह गया। करोड़ों के सोने और हीरे गायब हो गए थे। पीछे सिर्फ बर्बादी और एक आदमी को मौत से जूझते हुए छोड़ गए। इस क्राइम की हिंसा और प्रिसिजन ने एक प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड गैंग की ओर इशारा किया। अगर रॉयल जूल्स भी लुट सकता है, तो कौन सुरक्षित था? पूरा शहर डर और अनसर्टेनिटी से घिर गया था। मंच एक ऐसे मिस्ट्री के लिए तैयार था जो शहर को उसके कोर तक हिला देगा। इसके बाद एक ही थ्योरी हावी रही। एक बाहरी गैंग इसके लिए जिम्मेदार था। स्थानीय लोगों का मानना था कि केवल बाहरी लोग ही इतनी डेयरिंग, वायलेंट हाइस्ट को अंजाम दे सकते हैं। मीडिया ने इस फ्रेंजी को हवा दी, रॉबरी को कुख्यात इंटरस्टेट गैंग्स से जोड़ा। पुलिस ने चेक पॉइंट्स लगाए और अनजान चेहरों के स्केचेस सर्कुलेट किए। जांच बाहर की ओर केंद्रित थी, एक ऐसे फैंटम गैंग की तलाश में जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ज्वेलर्स ने सिक्योरिटी खड़ी कर दी। उन्हें विश्वास था कि कोई लोकल अपने ही लोगों पर हमला नहीं करेगा। शहर ने इस नैरेटिव को स्वीकार कर लिया। बेनाम, बेरहम बाहरी लोग दोषी थे। असली अपराधी, ऐसा लग रहा था, गोस्ट थे। लेकिन सच्चाई किसी की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा करीब थी। इंस्पेक्टर साकेत ने केस हाथ में लिया। आसान जवाबों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपराध स्थल को नई नजरों से देखा, अनदेखी डिटेल्स की तलाश में। अफवाहों का पीछा करने के बजाय उन्होंने कर्मचारियों से दोबारा इंटरव्यू लिया और रूटीन्स की जांच की। साकेत ने ब्लूप्रिंट्स, सिक्योरिटी लॉग्स और स्टोर के डिजिटल सिस्टम तक पूरी एक्सेस मांगी। उन्हें सेंसेशनल थियरीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें फैक्ट्स चाहिए थे। जब दूसरे बाहरी लोगों की तलाश कर रहे थे, साकेत अंदर की ओर देख रहे थे, कैओस में पैटर्न्स ढूंढ रहे थे। उन्होंने अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी फुटेज और एक्सेस वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। साकेत का मानना था कि सच्चाई उन डिटेल्स में छिपी थी जिन्हें बाकी सब इग्नोर कर रहे थे। सबूत, उन्हें पता था, अपनी कहानी खुद बताएंगे और वह सुनने के लिए दृढ़ थे। साकेत की स्टोर के डिजिटल सिस्टम में गहरी जांच से एनोमलीज सामने आई। सीसीटीवी फुटेज ज्यादातर नष्ट हो गया था, लेकिन अलार्म सिस्टम लॉग्स बचे हुए थे। सुबह 2:14 बजे जबरन घुसने से अलार्म ट्रिगर हुआ। 90 सेकंड बाद सिस्टम को मास्टर कोड का उपयोग करके डिसआर्म कर दिया गया। कुछ ऐसा जो केवल भरोसेमंद इनसाइडर्स को पता था। प्रोफेशनल थीव्स पैनल तोड़ने के बजाय कोड का उपयोग क्यों करेंगे? सबूत स्टोर की सिक्योरिटी से परिचित किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते थे। डिजिटल ट्रेल बाहर के गैंग की थ्योरी का खंडन करती थी। असली गवाह अलार्म सिस्टम था, जो चुपचाप सच्चाई रिकॉर्ड कर रहा था। साकेत को एहसास हुआ कि अपराध किसी के भी अनुमान से ज्यादा पर्सनल था। मास्टर कोड एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। केवल रमेश, उनकी पत्नी और बिजनेस पार्टनर सुरेश वर्मा को कोड पता था। साकेत ने सुरेश को गौर से देखा, जिनका दुख अब रिहर्स्ड लग रहा था। सीसीटीवी सर्वर लॉग से पता चला कि ब्रेक इन से 3 मिनट पहले कैमरे बंद कर दिए गए थे। कथित रॉबरी से पहले कोई अंदर था। अपराध स्टेज्ड था, अंदर से ब्रेक इन का नाटक किया गया था। अलार्म का ब्रीफ एक्टिवेशन शायद एक गलती थी, जिसे जल्दी से छिपा दिया गया था। बाहर के गैंग की थ्योरी ढह गई। साकेत ने एक सावधानी से प्लान डिसेप्शन को अनरैवल होते देखा। असली कहानी बिट्रेयल की थी, न कि फैंटम क्रिमिनल्स की। साकेत ने मोटिव पर ध्यान केंद्रित किया। रॉबरी से 2 महीने पहले रॉयल जूल्स का बीमा मैसिवली बढ़ा दिया गया था। योजना, एक रॉबरी का नाटक करना, एक बड़ा दावा फाइल करना और बाद में छिपे हुए गहने बेचना। साकेत ने सुरेश को डिजिटल सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया। सुरेश का कंपोजर टूट गया जब साकेत ने अलार्म और सीसीटीवी में डिस्क्रेपेंसीज का खुलासा किया। सबूत ओवरवेलमिंग थे, कोई फैंटम गैंग नहीं, बस एक लालची योजना। सुरेश ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई साफ थी। शहर के डर को प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट किया गया था। असली अपराधी वे थे जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। झूठ आखिरकार बेनकाब हो गया।
दबाव में सुरेश ने कबूल कर लिया। बिजनेस फेल हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था। रमेश ने बीमा धोखाधड़ी की मास्टरमाइंडेड की थी, एक वायलेंट रॉबरी का नाटक करने की योजना बना रहा था। उन्होंने गहने छिपाए, ब्रेक इन का नाटक किया और रमेश को मामूली चोटों का नाटक करना था, लेकिन लालच ने योजना को खराब कर दिया। सुरेश ने एक बड़ा हिस्सा मांगा। एक बहस हिंसक हो गई। सुरेश ने गुस्से में रमेश को मारा। घबराकर सुरेश ने दुकान में तोड़फोड़ की और भाग गया, अपने पार्टनर को मरने के लिए छोड़ दिया। साधारण धोखाधड़ी, बिट्रेयल और लगभग हत्या में बदल गई थी। लालच ने पार्टनर्स को दुश्मन बना दिया था। सच्चाई किसी के भी अनुमान से ज्यादा बदसूरत थी। साकेत के मेथोडिकल अप्रोच ने साजिश का खुलासा किया। उन्होंने अफवाहों के बजाय डिजिटल सबूतों पर भरोसा किया, मशीन लॉग से एक टाइमलाइन बनाई। मास्टर कोड एंट्री और सीसीटीवी शटडाउन ने प्रीमेडिटेशन साबित किया। सुरेश का कबूलनामा डिजिटल ट्रेल से मेल खाता था। साकेत के आसान जवाबों को स्वीकार करने से इनकार ने सच्चाई को उजागर किया। रमेश एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ही योजना में एक संदिग्ध के रूप में जागा। सुरेश को हत्या के प्रयास और साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया। साकेत की पेशेंट इन्वेस्टिगेशन ने रॉयल जूल्स के ग्लिटरिंग फसाड के पीछे के अंधेरे का खुलासा किया था। शहर स्टन्ड था, बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि अंदर के बिट्रेयल से। रॉयल जूल्स केस लालच की विनाशकारी शक्ति का एक सबक बन गया। न्याय का मतलब दोनों पुरुषों को जवाबदेह ठहराना था। सुरेश को हिंसा के लिए, रमेश को धोखाधड़ी के लिए। चुराए गए गहने बरामद कर लिए गए, उनकी चमक हमेशा के लिए टेंटेड हो गई। इंस्पेक्टर साकेत के काम ने मॉडर्न पुलिसिंग में डिजिटल सबूतों की शक्ति को उजागर किया। इस केस ने साबित किया कि अपराध एक निशान छोड़ता है, चाहे वह कितना भी सावधानी से छिपाया गया हो। असली खतरा, शहर ने सीखा, अक्सर हमारे सबसे करीब के लोगों से आता है। अंत में सच्चाई की जीत हुई, सेंसेशनल हेडलाइंस के माध्यम से नहीं, बल्कि पेशेंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। रॉयल जूल्स की कहानी एक चेतावनी थी। विश्वास एक बार टूट जाने पर कभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा सकता।